खास बुलेटिन यूपी के विकास के बाद और मैं हूं आपके साथ सोनू राय। उत्तर प्रदेश में राजनीति, विकास, प्रशासन, कानून व्यवस्था, मौसम और जनता से जुड़ी हर बड़ी खबर लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए डिंपल यादव ने कहा कि हाल ही के दिनों में हुई बयानबाजी और राजनीतिक विवाद पूरी तरह से प्रायोजित है। उनका आरोप है कि बीजेपी देश और प्रदेश के मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राम मंदिर में हुई चोरी जैसे गंभीर मामलों पर सवाल उठाने के बाद ध्यान भटकाने के लिए नए विवाद खड़े किए जा रहे हैं। जो बयानबाजी हुई है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ही कराई गई है, लेकिन हमें ध्यान नहीं भटकाना है, क्योंकि असल वजह यह थी कि जो राम मंदिर में जो चोरी हुई थी उससे ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा लाया गया है। तो ये सरकार वो सरकार है जो ध्यान भटकाने का काम करती है। जब हमारे हाथरस में बिटियाओं को जला दिया जाता है तब ये लोग नहीं आते सामने, आते हैं बताइए। जब कानपुर में हमारी जो एक बेटी है जिसके पिताजी को थाने में मार मार के मार डाला गया, तब इनमें से किसी ने कुछ बोला? इतनी बड़ी बड़ी जघन्य घटनाएं हो जाती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी इंसान सामने नहीं आता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। जो लक्ष्य है उसको धैर्य के साथ आप लोग उस लक्ष्य की तरफ बढ़े, क्योंकि ये लक्ष्य संविधान बचाने का है, देश बचाने का है। और इन्हीं शब्दों उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और आगरा के प्रभारी भूपेंद्र चौधरी आगरा पहुंचे। आगरा का सर्किट हाउस में उन्होंने प्रेस वार्ता की और केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया। भूपेंद्र चौधरी के साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और कई मंत्री भी शामिल रहे। भूपेंद्र चौधरी ने केंद्र सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और कहा कि आगरा को मेट्रो, रिंग रोड और स्मार्ट सिटी की सौगात केंद्र सरकार ने दी है। लाखों युवाओं को नौकरी और लाखों परिवारों को रहने के लिए घर, खाने के लिए अन्न दिया। केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों से आगरा को नई पहचान मिली है। प्रदेश सरकार ने भी अलग अलग ऐसे कार्य किए जिसके बाद उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया। भारत सरकार के हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय एसपी सिंह बघेल जी, हमारे सम्मानित महानगर अध्यक्ष जी, हमारे सम्मानित विधायक जी, सभी सम्मानित अधिकारी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हमारी सरकार ने अपना लेखा जोखा, अपना रिपोर्ट कार्ड 12 वर्षों का आप सबके माध्यम से जनता के सम्मुख रखने का निर्णय लिया और 9 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई और 12 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इन 12 वर्षों के विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित जो 12 वर्ष हैं उनका लेखा जोखा आपके माध्यम से प्रदेशवासियों के बीच में रखा। सभी जिलों में 13-14 तारीख में प्रभारी मंत्रियों के द्वारा, भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के द्वारा और हमारी सरकार के माननीय विधायक सांसदों के द्वारा 2 दिन में सभी जिला मुख्यालयों पर अपनी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा विवरण आपके माध्यम से जनता के बीच में हम सब आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। सभी सम्मानित पत्रकार साथियों, भाइयों बहनों, आज हमारे लिए एक विशेष अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 12 वर्ष की यात्रा की बात हम लोग करते हैं, उसके माध्यम से देश की दिशा के साथ साथ तस्वीर भी बदली। इन 12 वर्षों में देश की जनता का जो अटूट विश्वास और सरकार का सेवा भाव है, उसी के आधार पर जन विश्वास और सुशासन ये 12 वर्ष पूर्ण हुए। 2014 में आप सबके प्रयास से देश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया।
2019 में भी 5 वर्ष बाद पिछले यानी कि 2014 से भी ज़्यादा बड़े जनादेश के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोगों ने विश्वास व्यक्त किया और 2024 में भी लगातार तीसरी बार चुनकर देश की जनता ने साफ कर दिया कि देश सिर्फ बातों से नहीं चलता बल्कि काम देखता। और इसी जनविश्वास की बदौलत आज एनडीए देश के 22 राज्यों में हम लोग देश की सेवा कर रहे हैं। लगातार तीसरी बार शपथ लेने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर करके ये साबित किया कि सरकार गरीब, किसान, युवा और महिलाओं की सबसे पहले श्रेणी में आते हैं। मोदी सरकार के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को एक नारा नहीं रहने दिया बल्कि एक जन आंदोलन का स्वरूप देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। हमारी सरकार का लक्ष्य रहा है कि हर योजना का लाभ 100% अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे और इसी का परिणाम है कि बीते साल करीब 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए। भाइयों बहनों, तकनीक और डिजिटल गवर्नेंस की मदद से सीधे बैंक के खातों में डीबीटी के माध्यम से लाखों लोगों को सीधा लाभ दिया गया है, जिससे फर्जी लाभार्थियों को हटाया गया, जिससे आम आदमी का लाभ हुआ और देश का 4.31 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाता था उसे जाने से बचाया है। सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी की यही इच्छा है। आज देश की सीमाओं या आंतरिक सुरक्षा पूरी तरह से मजबूत है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाई करके सरकार ने साफ कर दिया है कि ये नया भारत है जो चुप नहीं बैठता बल्कि दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देता है। सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से आज देश नक्सलवाद जैसी समस्या से लगभग समाप्त हो गया और आज रेड कॉरिडोर ग्रीन ग्रोथ जोन में बदल चुका है। पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों में भी अब कटमनी और भ्रष्टाचार की राजनीति समाप्त हो रही है। उत्तर प्रदेश के लिए आज एक नई हवाई उड़ान ने विकास की नई कहानी लिख दी। लखनऊ और नोएडा के बीच पहली सीधी फ्लाइट सेवा का शुभारंभ हो गया है। इस ऐतिहासिक उड़ान में कुल 182 यात्रियों ने सफर किया, जिसमें अभिनेत्री गुल बनाग भी शामिल रही। खास बात यह रहा कि फ्लाइट में 170 किसान भी सवार थे, जिन्होंने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए अपनी जमीन दी। धीरेन्द्र सिंह के साथ लखनऊ पहुंचे इन किसानों में 20 महिलाएं भी शामिल थीं। पहली बार हवाई यात्रा करने वाली महिला किसानों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि सफर उनके लिए यादगार रहा और उन्होंने उड़ान का भरपूर आनंद लिया। यह पल न सिर्फ बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि उन किसानों को सम्मान का भी प्रतीक है जिन्होंने विकास परियोजना के लिए अपनी जमीन दी थी। आगरा के शमशाबाद में आयोजित विशाल जनसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इस मौके पर उन्होंने 15 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे करके भी दिखाती है। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और केंद्र सरकार की विभिन्न उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि बीजेपी जनता जाति मजहब की नहीं बल्कि न्याय, सुशासन और विकास की राजनीति करती है। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और रक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को जनता के सामने रखते हुए विपक्ष के आरोपों का भी जवाब दिया। महाराणा प्रताप की वीरता के किस्से तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हमें साथ यह भी जानना चाहिए
कि उन्होंने कभी समाज को हमारे महाराणा प्रताप ने तोड़ने का काम नहीं किया है। महाराणा प्रताप ने समाज को जोड़ने का काम किया है। उनके सेना में हर समाज के लोग थे, आदिवासी थे, भिन्न भिन्न जातियों के लोग उनकी सेना में थे। जाति और पंथ के आधार पर उन्होंने कभी भी भेदभाव कभी नहीं महाराणा प्रताप ने किया। जैसा कि हमारे बघेल जी कह रहे थे, वे सबको साथ लेकर चलने वाले थे। इसीलिए महाराणा प्रताप के प्रति हमारी गहरी आस्था है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यह प्रेरणा वहीं से हमको मिली है। और यह और हम लोगों ने महाराणा प्रताप के मूल्यों पर चल के दिखाया है। बहनों भाइयों, हमारे लिए भारत के हर नागरिक का विकास यह हमारी प्राथमिकता है और हमारे लिए भारत का हर नागरिक समान है। हम जाति पंथ मजहब की राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले लोग हैं। कभी हमारे ऊपर आरोप लग जाता है, लेकिन चाहे कोई किसी भी जाति का होगा, चाहे कोई किसी धर्म का मानने वाला होगा, जुल्म और अत्याचार करेगा तो वोट की राजनीति को ध्यान में रखते हुए हम तुष्टीकरण नहीं करेंगे। बहनों भाइयों, यदि जुल्म करेगा तो उसके ऊपर हम जितना भी जो भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है वह करने में भी हम पीछे नहीं रहेंगे। जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, आप लोग जानते हैं, कोई यह कह सकता है, आरोप लगाने के लिए कुछ भी आरोप लगा सकता है। बहनों भाइयों, आयुष्मान भारत कार्ड हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार किसी सरकार ने लागू किया था। हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने लागू किया है। किसी एक वर्ग को नहीं मिला है, सबको मिला है और आगे हम लोग इसको और आगे बढ़ाने वाले हैं। और मेक इन इंडिया प्रोग्राम से भारत में कोई फैक्ट्री लगती है तो उससे सभी को रोजगार मिलता है। वैसे ही यह जो कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया है सब आयुष्मान भारत कार्ड का, उसका भी लाभ अधिकतम गरीबों लोगों को मिल रहा है, उसके अतिरिक्त मध्यम वर्गीय परिवारों को मिल रहा है। स्वच्छता का अभियान हमारे प्रधानमंत्री ने सारे देश में चलाया है, तो क्यों हर क्षेत्र में सफाई हो, हर व्यक्ति का जीवन बेहतर हो। जल जीवन मिशन, क्या यह सच्चाई नहीं है कि गांव गांव तक जहां पहले नल नहीं थे, माताओं बहनों को कुएं से लेकर पानी और घड़ा सिर पर रखकर जाना पड़ता था अपने घर को वापस। उन घरों में भी हम लोगों ने जल की व्यवस्था की है, टोटी के माध्यम से उनको जल मुहैया कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को जो आवास दिए जा सकते थे वो आवास भी हम लोगों ने दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अथवा एनडीए की हमारी सरकार यह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है, बल्कि यह संतुष्टीकरण की राजनीति करती है। जन सेवा ही प्रभु सेवा है। बहनों भाइयों, यह मानकर हम राजनीति में काम करते हैं। मेरे बहनों भाइयों, हल्दी घाटी के युद्ध में भील समाज के जनजाति लोगों ने महाराणा प्रताप का बहुत ही सहयोग किया था। उनके साथ मिलकर उन लोगों ने युद्ध किया था। महाराणा प्रताप ने बराबर उन लोगों को शीश झुकाकर सम्मान दिया है। और हमारी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महाराणा प्रताप के आदर्शों पर ही चलते हुए मेरे बहनों भाइयों, गरीब, वंचित, पिछड़े वर्ग के लोगों को के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो भी कुछ किया जा सकता है वह करने की कोशिश कर रही है। आगरा के किरावली क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां भुआपुरा रेलवे ट्रैक के पास जंगल में घायल अवस्था में मिले एक किशोर की इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, किशोर को तत्काल अस्पताल भिजवाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना को गंभीरता से देखते हुए फील्ड यूनिट ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं, जबकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस उपायुक्त पश्चिमी आदित्य ने घटनास्थल का निरीक्षण कर विभिन्न टीमों का गठन किया है और सभी पहलुओं पर गहन जांच करते हुए मामले को जल्द से जल्द निस्तारण करने का निर्देश दिया है। आखिर किशोर जंगल में घायल अवस्था में कैसे पहुंचा और उसकी मौत की वजह क्या है, पुलिस इसकी पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए, आज दिनांक 14/6/2026 की दोपहर लगभग 2 बजे थाना किरावली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि अबुआपुरा रेलवे ट्रैक के पास जंगल में एक किशोर घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसकी जानकारी प्राप्त होने पर थाना किरावली पुलिस द्वारा
उक्त किशोर को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने किशोर को मृत घोषित कर दिया है। पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है व इस घटना के खुलासे के लिए हर एक बिंदु पर जांच की जा रही है। जल्दी इस घटना का खुलासा करके आगे की जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। अगली गुरुनाव से है, जहां पुलिस और 1 लाख के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ का बड़ा मामला सामने आया है। बांगरमऊ थाना पुलिस और एसओटी टीम की संयुक्त कार्रवाई में हत्या के आरोपी और 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश इजराइल को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 9 जून को बाबा मिलन दास की चादरों से गोद कर हत्या की थी और तभी से फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास उसकी घेराबंदी की, लेकिन आत्मसमर्पण करने के बजाय उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि एक उपनिरीक्षक की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी और एसओजी का एक आरक्षी घायल हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके से हत्या में प्रयुक्त चाकू, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस अब पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। आज दिनांक 15/6/2026 को आज समय करीब 3:40 बजे थाना बांगरमऊ पुलिस व एसओजी टीम बांगरमऊ थाना क्षेत्र में आगरा एक्सप्रेसवे के पास चेकिंग कर रही थी, तो उसी समय मुखबिर के द्वारा ये सूचना मिली कि बांगरमऊ में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 168/26 धारा 103 35 BNS धारा 7 CLA एक्ट में वांछित अपराधी इजराइल उर्फ इसराइल पुत्र शकूर निवासी पूर्विया टोला कस्बा थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव, जिसके द्वारा दिनांक 9/6/2025 को बाबा मिलन दास की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई थी और जिस पर 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित था, वो अंडर पास के पास खड़ा हुआ है। अगर पुलिस उसे चाहे तो पकड़ सकती है। इस पर एसओजी टीम और बांगरमऊ की पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई, जिस पर अभियुक्त द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। इस फायरिंग पर हमारे एक उप निरीक्षक न्यूटन सिंह के बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी और दूसरे आरक्षी भदौरिया के हाथ में गोली लगी। भदौरिया घायल हो गया बुरी तरह से। इसके बाद पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त को गोली लगी। उसे तत्काल बांगरमऊ हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसे डेड घोषित कर दिया गया है। उससे तमंचा और इस हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता यानी पीजीटी भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में करीब 52% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिले में ये परीक्षा आयोजित किया गया है। इस परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की कड़ी तलाशी के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। परीक्षा में रूस यूक्रेन युद्ध, आयुष्मान आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना से जुड़े सवाल पूछे गए। आयोग की ओर से परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। हालांकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की उपस्थिति न होने की वजह से पूरे इस विषय पर चर्चा किया गया और आखिर इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों ने परीक्षा क्यों छोड़ी, इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। मैनपुरी में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज पीड़ित परिवार का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। आज बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। मामला कुछ दिन पहले मिट्टी डालने के विवाद के बाद हुई हिंसक झड़प से जुड़ा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दबंगों ने उनके बेटे को घर में बुलाकर बेरहमी से पीटा और फिर उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। परिजनों का कहना है कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिससे नाराज होकर उन्होंने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। आखिर पुलिस कार्रवाई में देरी क्यों कर रही है और पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। पहले सुनिए पीड़ित के पिता प्रेम सिंह शाक्य और भाई मोहन शाक्य ने क्या कुछ कहा। मोहन शाक्य, सनोप कबीर सिंह का सर मामला ये है, आज 15 दिन हो गए ये गुमराह करते करते कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। जब मेडिकल रिपोर्ट दी, सीओ साहब ने फोन किया मेडिकल रिपोर्ट पहुंचाओ,
हमको 6 पैसे डिस्चार्ज पेपर मिला था, सिटी स्कैन, ये दोनों पेपर सीओ साहब के यहाँ पहुंचाए उन्होंने। दिनेश कुमार एसआई हैं जो पुलिस चौकी सिविल लाइन से, उनके पास हैंडओवर करवाए, अभी तक कोई कार्रवाई। बोले मेडिकल, जब कॉल जाती है किसी नेता लोग की, हम जैसे अपना करवाते हैं, सीधा कहते हैं कि अभी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। कल भी फोन किया, अभी मेडिकल रिपोर्ट नहीं बनी है, तहरीर ली है, मुकदमा दर्ज हुआ, FIR लिखी गई है। और जो उनके नंबर जो हमने दिए हैं, अंशुल यादव, भोला यादव, शैलेंद्र यादव, इनके तीनों के नंबर चालू हैं, समय समय पर चालू होते बंद हो जाते हैं। बोल रहे कि आप हमें जानकारी दो, मैं उनको क्या जानकारी देंगे, क्या वो मेरे रिलेशन भाई लगते हैं, तो हम उससे बात कर लेंगे, बता देंगे हमें फलानी जगह पे दिक्कत ही आ रही है। अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं और धमकी दे रहे हैं तुम कुछ नहीं कर पाओगे हमारा। हम ये चाहते हैं उन्हें पकड़ा जाए और उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। उनके मकान हाँ। मैं साहब, मेरी पुलिस वालों ने मुझे, जिस दिन मेरा मरीज मैं लेके गए अपना, तो पहले अस्पताल में ले गए, अस्पताल वालों ने कह दी वहां जाइए, थाने में रिपोर्ट लिखा के आइए, तब हम तुम्हारी सुनेंगे। फिर वहां थाने में लेके अपने मरीज को धर के ले गए, मेरी बहू सब, हम अपने बच्चे घर भरा, मेरी बिटिया लेके गई, वहां गई, तब मेरी सुनवाई वहां से नहीं गई कि जाइए वहां इलाज कराइए जाके। मैं एक वकील साहब थे हमारे जाने, 26 के बाद 29 तारीख कार्रवाई, मेरे एक वकील साहब थे जाने भाई, उन्होंने मेरा मरीज देखा, उन्होंने ट्रांसफर करवाया कि रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, बाद में होगी रिपोर्ट। साहब रिपोर्ट नहीं आई, मेडिकल रिपोर्ट की कार्रवाई मांग रहे हैं। साहब मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, किसी तरीके की नहीं हो रही। हम चाहते साहब मुझे न्याय मिले, मेरे बच्चे के साथ हुआ और उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन्हें पकड़ा जाए। ये यादव थे साहब, यादवों का पूरा, अंशुल यादव और शैलेंद्र यादव, भोला यादव, इन तीनों बाप बेटों ने मेरे बच्चे को मारा धुआंधार से। आशीष साक। राजधानी लखनऊ के KGMU से एक दुखद और गंभीर खबर सामने आई है। KGMU परिसर में पानी की टंकी की सफाई के दौरान एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 25 वर्षीय राहुल गौतम के रूप में हुई है, जो दुब्बा क्षेत्र का रहने वाला था। आरोप है कि सफाई कार्य दौरान उसे बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों की टंकी में उतारा गया, जहां करंट की चपेट में आने से उसकी जान चली गई। घटना के बाद ट्रॉमा सेंटर में साथी कर्मचारियों और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोगों ने अस्पताल परिसर में हंगामा करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। अब इस पूरे मामले में प्रशासन और KGMU प्रबंधन के जवाब का इंतजार किया जा रहा है।